फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 8th साइंस का चैप्टर 11 ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर। उसमें देखो क्या देखना है, हमें क्या समझना है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है जिसको हम इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन यानी जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, देन किडनी है, देन लिवर है। तो ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसको ही बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। कनेक्टेड एंड डायरेक्टली ज्वाइन नहीं पर लेकिन उसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर उनके जो फंक्शन है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए उसको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे एक और बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के एक दूसरे से कनेक्टेड है यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उन सब ऑर्गन को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कुछ सिस्टम है हमारे बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव है, ब्लड सर्कुलेटरी है, एक्सक्रेटरी है, रेस्पिरेटरी है, नर्व सिस्टम है। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है हमारे बॉडी में, अप्रोक्सीमेटली 10 सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क कर रहे हैं। तो ये इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन प्रेजेंट है वो ऑर्गन एक दूसरे से लिंक हुए, एक दूसरे के ऊपर फंक्शन उनका चल रहा है, उसके हिसाब से वो ऑर्गन सिस्टम चल रही है। देखो एनर्जी क्या होती है, हर ह्यूमन बॉडी हो या लिविंग थिंग्स हो, सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए? क्योंकि वर्क करने के लिए। तो वर्क करने के लिए अगर एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में बनना जरूरी है और एनर्जी बनने के लिए हमें फूड खाना जरूरी है। फूड खाने के बाद जो सिस्टम वर्क कर रही है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे बॉडी में एनर्जी तैयार हो रही है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है नोज से चालू होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ब्लड में होते हैं। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन होना बहुत ही जरूरी है। आगे जाके वो टॉपिक है, उसमें हम डिटेल देख लेंगे। पर यहाँ पे एनर्जी भी जरूरी है। एनर्जी कैसे तैयार होती है ये चीज़ हम उस टॉपिक में देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर द इन्वॉल्व इन द एनर्जी प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 3 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 प्रोसेस है, इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं इनहेलेशन, एक्सपिरेशन उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो इंस्पिरेशन एंड दैट मीन्स इनहेलेशन में क्या होता है, ये जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया जो विंड पाइप होता है हमारे नोज में, नोज के नीचे फेरिंग्स में, तो उधर से वो विंड पाइप स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या किया जाता है, बाहर का जो ऑक्सीजन है वो अंदर लेते हैं और अंदर का जो CO2 आया है वो बाहर जाता है। इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आता है, एक्सहेलेशन में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मटेरियल, अदर गैसेस, एक्चुअली CO2 ही होता है, वो अपने बॉडी से नोज थ्रू बाहर जाता है। तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। ओके, सेकेंड प्रोसेस है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नोज टू लंग्स, जो हमारे बॉडी में 2 लंग्स है वहाँ तक होता है। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और CO2 बाहर जाता है लंग्स और नोज थ्रू के नोज से बाहर, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। सेकेंड, इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है, जो ब्लड में, जो लंग से ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो उसमें जो ब्लड में जो O2 मिक्स होता है वो हर एक सेल्स और टिश्यू तक जाता है और उसमें क्या होता है, ये जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, सेल्स, टिश्यू, फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड होता है, उसमें ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 रिलीज किया जाता है। वही CO2 इम्प्योर ब्लड फिर से लेके लंग्स तक लेके आते हैं और उधर से जो CO2 तैयार हुआ है वो लंग्स और नोज थ्रू बाहर जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल खाली इतना ध्यान में रखो, जो गैसेस सेल्स एंड टिश्यू में जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड में, उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन।
देन थर्ड वन इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन? जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, पर लेकिन उसमें सेल जो होता है, सेल में क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं, फूड में ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के माध्यम से हर एक सेल में जाता है. उस सेल में जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज का बर्निंग चालू होता है, और ग्लूकोज का बर्निंग चालू होने के बाद उससे एटीपी एनर्जी हमारे बॉडी में जो जनरेट होती है, कौन से नाम से होती है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस नाम से हमारे बॉडी में एटीपी जनरेट होती है. एटीपी यानी एनर्जी. तो कौन सी रिएक्शन होती है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और क्या बनता है? CO2 गैस, H2O प्लस ATP, ये जनरेट होता है. ओके, तो बैलेंस करना, देखो, तो ये रिएक्शन होती है, यहाँ लिखता हूं मैं, C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज. उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन. कैसे? हमारे बॉडी में जो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन वहां सेल में जाता है, ग्लूकोज के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है, 6 ऑक्सीजन, बाद में 6 CO2 के मॉलिक्यूल 6 रिलीज हो जाते हैं, वाटर भी रिलीज होता है, प्लस एटीपी बनता है. एटीपी को ही बोलते हैं हम एनर्जी, जो बॉडी को वर्क करने में हेल्प करता है. यानी हर एक बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, मैंने पहले ही बोला था. तो इस रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वो एटीपी एनर्जी होती है, जो पूरे बॉडी को वर्क करने में हेल्प करते हैं. तो हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी तैयार होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये एनर्जी अपने बॉडी में तैयार होती है का सेलुलर रेस्पिरेशन सिस्टम में. उसमें क्या होता है? ग्लूकोज बर्न होता है, बर्न यानी हीटिंग होती है, एनर्जी की वजह, सॉरी, हीट की वजह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है. उसमें जो अननेसेसरी गैसेस है, CO2 या वाटर मॉलिक्यूल, CO2 अननेसेसरी गैस है, वाटर अपने बॉडी को चाहिए, तो वाटर बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, पर CO2 जो एक्सहेलेशन प्रोसेस, उसके हिसाब से, उसके माध्यम से वो बाहर जाता है. वो बात की बात है, पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, पर लेकिन उसमें खाली ये समझो, ये अननेसेसरी गैस प्रोड्यूस होता है, वाटर अपने बॉडी में चाहिए होता है, और एटीपी जनरेट होती है, जो एटीपी अपने पूरे बॉडी को वर्क करने में हेल्प करती है. जब जब हमारी बॉडी में एटीपी की संख्या या एटीपी कम रहता है, तब तब हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है, या तब तब हमें वीकनेस भी आ सकता है. तो इसीलिए एटीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को, और हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली चालू होती है, इसलिए हर एक फंक्शन को एटीपी चाहिए होता है. तो इस तरह हमें सफिशिएंट जितनी एनर्जी चाहिए बॉडी को, उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए. इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को चाहिए, उसके हिसाब से फूड अपना होगा, तो हमारे बॉडी में कभी एनर्जी की शॉर्टेज नहीं होगी. ओके, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये थर्ड स्टेप्स थी रेस्पिरेशन सिस्टम की. तो इस तरह रेस्पिरेशन ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेप में हो जाती है. ओके, नेक्स्ट उसके रिलेटेड में रेस्पिरेटरी सिस्टम. चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 स्टेप में होती है, वो पता चला, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होती है और कहाँ एंड होती है, वो देखना है हमें. एंड तो यहाँ पे हुई, पर लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स अपने बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, वो देखने हैं हमें. जैसे फर्स्ट नोज है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारे बॉडी में चाहिए, हमारे इनहेलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, वो गैस होता है ऑक्सीजन, उसको हम एयर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एयर. तो एयर कहाँ से जाता है? नोज से. तो एयर में तो बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे अदर पार्टिकल, अदर गैसेस, या छोटे छोटे स्मॉल, जो कण बोलते हैं, एटम, या कोई और मटेरियल होगा, तो वो सब अंदर जाएगा नोज के थ्रू. पर लेकिन ऐसा नहीं होता. हमारे नोज में हेयर एंड म्यूकस नाम के जो कुछ पार्ट्स है, या कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से ईयर को छोड़ के अदर सब मटेरियल को ये स्टॉप करते, अंदर जाने नहीं देते. कौन? हेयर एंड म्यूकस. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में नोज द्वारे, यानी नोज थ्रो ओनली ऑक्सीजन, दैट मीन्स एयर
अंदर जाता है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जो हमारा विंड पाइप या फूड पाइप होता है उसके और माउथ जो सिस्टम होती है उसके विंड पाइप के स्टार्टिंग में और माउथ सिस्टम के एंडिंग में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। जहाँ से फूड एंड विंड पाइप स्टार्ट होता है वो फेरिंग्स होता है। देन विंड पाइप और फूड पाइप में फर्क क्या है, देखो विंड पाइप फूड पाइप ऐसे सेपरेट नहीं होते, पर लेकिन विंड पाइप जो होता है विंड पाइप को एक लीड होता है। जब हमें रेस्पिरेशन करना है, ब्रीदिंग करनी है, तब विंड पाइप का वो लीड ओपन होता है और फूड पाइप का साइड में चला जाता है, तो एयर लेते हैं हम। जब हम खाना खाते हैं तब वो विंड पाइप का लीड क्लोज हो जाता है और फूड पाइप के हिसाब से वो अंदर जाता है। तो इस तरह दोनों पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड है, खाली विंड पाइप को लीड है, इसकी वजह से वो जब एयर लेना होता तभी वो लीड ओपन होता है। अदरवाइज फूड में हम पानी पीते हैं, खाते हैं, वो फूड पाइप के माध्यम से हमारे बॉडी में जाता है, क्योंकि विंड पाइप जो ओपन होता है वो हमारे लंग्स में ओपन होता है और फूड पाइप जो ओपन होता है वो हमारे स्टमक में ओपन होता है। जिससे फूड पाइप में जो भी हम डालते हैं, पानी डालते हैं या फूड डालते हैं, वो सीधा स्टमक में जाता है। पर लेकिन अगर ये मिसमैच हो गया लीड, कभी कभी खाने के टाइम, पानी पीने के टाइम अगर ये विंड पाइप का लीड ओपन हुआ तो हमें वो बोलते हैं ना जो खांसी आती है या तकलीफ होती है या रेस्पिरेशन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पानी का छोटा सा एक ड्रॉप या फूड का एक छोटा सा पार्टिकल भी हमारे उस विंड पाइप में चला जाएगा तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन सिस्टम में थोड़ा क्या बोलते प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी वजह से चीज़ें होती है। तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो अंदर हो जाता है। तो ये विंड पाइप होता है। देन नेक्स्ट लंग्स होता है, जो विंड पाइप डायरेक्टली लंग्स से कनेक्ट होता है। ये लंग्स हमारे बॉडी में दो होते हैं, जो थोरेटिक कैविटी में होते हैं। थोरेटिक कैविटी यानी हमारे टोटल जो 24 रिब्स है, जैसे 12 रिब्स इस साइड में, 12 रिब्स इस साइड में, ये जो थोरेटिक कैविटी यहाँ से लेके पूरा, तो इसके बिटवीन होती है दो लंग्स होते हैं, वो डबल लेयर के होते हैं और स्पॉन्ज लाइक होते हैं। जैसे स्पॉन्ज होता है ना, उसमें होल लगता है या हम खेलते हैं उसके साथ, तो वो स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्पॉन्ज लाइक लंग्स टायर होते हैं वो स्मॉल कंपार्टमेंट से बहुत सारे स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं उसमें, इसलिए उसको बोलते हैं एल्वेओली। ओके, तो ये लंग्स दो लेयर के होते हैं जो हार्ट को पूरी तरह ढक देते हैं, और दोनों साइड में दो लंग्स होते हैं, और एक होता है राइट लंग, एक होता है लेफ्ट लंग, जैसे हार्ट को दोनों लंग्स छुपा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। कैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन पूरा प्योर ब्लड के माध्यम से जो ब्लड आता है प्योर इम्प्योर ब्लड बॉडी में से, वो सब CO2 लेके आते हैं लंग्स तक, और लंग्स में जो नोज थ्रू जो ऑक्सीजन गया वो ऑक्सीजन लेके जो इम्प्योर ब्लड हार्ट में जाता है, और वहाँ से CO2 लेके वो लंग्स में CO2 आने के बाद वो नोज थ्रू बाहर जाता है। इस तरह ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है और CO2 लंग्स में रिलीज करके जाता है। इस तरह ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज लंग्स में होता है। उसके बाद में डायफ्रागम। डायफ्रागम क्या होता है, ये जो थोरेटिक कैविटी उसके नीचे होता है, जो जब एक्सेल इनहेल कर रहे हैं हम उस टाइम वो, जैसे देखो हम ऐसे करते हैं, श्वास लिया तो हमारा ये पार्ट ऊपर आता है, एक पार्ट नीचे जाता है, और जब हम श्वास जो छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है या डायफ्रागम होता है, ये पार्ट ऊपर जाता है, ये पार्ट नीचे जाता है। तो उसके वजह से ये जब हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो तब यहाँ पे प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से लंग्स में एक प्रोसेस होती है। तो ये डायफ्रागम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो डायफ्रागम एक मस्कुलर पार्टीशन से बना हुआ है, और वहाँ पे जब दोनों में गैप पड़ता है तब प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस के गैस एक्सचेंज होते हैं इसमें। तो डायफ्रागम भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या मस्कुलर पार्टीशन है, उसकी वजह से वो गैस एक्सचेंज करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ तक था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी सेकेंड सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड लंग्स हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड जो पूरे बॉडी में है वो सब। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में फर्क क्या है? प्योर ब्लड जो होता है उसमें कोई मटेरियल नहीं होता, और इम्प्योर ब्लड में होता है अदर मटेरियल। कैसे? तो जैसे ये जो ग्लूकोज का बर्न होता है, ग्लूकोज बर्न होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसमें एसिड बनता है, एटीपी बनता है, और कुछ गैसेस बनते हैं, और कुछ अदर मटेरियल भी बन सकता है, क्योंकि हमारे खाने में जैसे मटेरियल आता है, जो फूड में जो चीज़ें आती है उसके हिसाब से हमारे बॉडी में प्रोसेस में कुछ ऐसा सॉलिड मटेरियल, अदर गैसेस, अदर वेस्ट मटेरियल ऐसा कुछ बनता है जो किडनी में फिल्टर होता है, वो ब्लड तब वो बाहर निकलता है। पर लेकिन ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऐसे अननेसेसरी मटेरियल या गैसेस या पार्टिकल्स होंगे उसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें सबसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हार्ट है। ये हार्ट बहुत स्मॉल है, जैसे हम एक मुट्ठी ऐसे करते तो इस तरह इसकी साइज होती है, इतनी साइज होती है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, इतनी साइज होती है उसकी, और 360 ग्राम होता है। कितना? इसका वेट कितना है? 360 ग्राम। और ये मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर यानी मसल से बना हुआ। ये देखो, बोन से बना हुआ, मसल से बना हुआ ऐसे पार्ट होते हैं। तो ये हमारा हार्ट जो होता है मस्कुलर है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा ना रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसा हो जाता है, क्योंकि मस्कुलर सिस्टम है इसकी वजह से। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। देखो, हार्ट स्पेशली दो कंपार्टमेंट में, एक राइट और एक लेफ्ट, और वो एक कंपार्टमेंट भी फिर से दो में डिवाइड हुआ है। ऐसे टोटल हार्ट के देखे जाए तो 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जो कुछ उसमें जो वेन्स होती है और आर्टरीज होती है। जो आर्टरीज थिक होती है, वेन्स थिन होती है, तो आगे के लेक्चर में हम वो देख लेंगे। पहले तो उसमें हार्ट में कुछ बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो सब वो वेन्स लेके आती है हार्ट में 4 चैम्बर में यानी लेफ्ट साइड का जो चैम्बर है, ये लेफ्ट साइड के चैम्बर जो इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं उसमें प्रोसेस हो जाती है, फिर राइट में जाता है, राइट में से फिर पूरे बॉडी को वो ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह ये 4 चैम्बर जो होते हैं, जिसको ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर के जो 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जो ऊपर का कंपार्टमेंट होता है ये होता है एट्रियम, नीचे के जो होते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर का लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। तो ये 4 कंपार्टमेंट होते हैं। देखो इस तरह लेफ्ट होता है, थोड़ा लेफ्ट में थोड़ा झुका हुआ है लेफ्ट हार्ट, पर लेकिन हार्ट जो होता है वो सेंटर में होता है, पर लेकिन नीचे का जो एंड होता है वो खाली थोड़ा लेफ्ट में होता है। पर लेकिन मूवी में आप देखोगे गोली लगी यहाँ पे, मैं मर गया, तो यहाँ पे हार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे हार्ट होता है। ओके, तो गोली यहाँ पे लगेगी, हार्ट में जाएगी तो ही प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे गोली लगेगी और दिखाएंगे हार्ट में गोली चली गई और उसकी वजह से विलन या हीरो की डेथ हुई। तो ये चीज़ें गलत है। हार्ट लेफ्ट में नहीं होता, वो सेंटर में होता है। नीचे का पार्ट जो होता है थोड़ा सा लेफ्ट में झुका हुआ है, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरह ये 4 कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जो राइट की जो एट्रियम और वेंट्रिकल है, इम्प्योर ब्लड यहाँ से आता है एट्रियम में और वेंट्रिकल में जाता है, और उधर से ये जो प्रोसेस होती है प्यूरिफाई की सब होने के बाद वो लेफ्ट में जाके लेफ्ट में से पूरे बॉडी में आर्टरीज के माध्यम से पूरे ब्लड में प्योर ब्लड सप्लाई किया जाता है। ये जो हार्ट होता है, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होता है और उसके आसपास फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड से क्या होता है, अगर हार्ट वर्क कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो ये चीज़ें हो रही, उसको बोलते हैं हम बीटिंग यानी हार्ट बीट बोलते हैं उसको, जो 72 चाहिए। 1 मिनट में कितना हार्ट बीट होता है? 72। अगर स्मॉल चाइल्ड का देखा जाए तो मे बी वो 80 के आसपास जाता है, या नॉर्मल पर्सन हो, हेल्दी पर्सन हो तो 72-75 के आसपास होना चाहिए। पर लेकिन अगर किसी का मोर देन 80 होगा या उससे ज़्यादा होगा तो मे बी उसको बीपी का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, या अदर
हार्ट डिसीज हो सकती है, उसको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉर्मली हमारे हार्ट बीट होते हैं वो 72 पर मिनट ऐसा होना चाहिए। ये जो हार्ट बीट होते हैं, हार्ट बीट के कारण कोई भी चीज़ अगर हार्ट को लगी और ये मस्कुलर ऑर्गन की वजह से हार्ट को डैमेज हो सकते हैं। अगर हार्ट डैमेज होगा तो पूरी बॉडी अपनी डैमेज हो जाएगी। इसलिए वो हार्ट के आसपास फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी एक लिक्विड होता है। लिक्विड जो होता है वो लिक्विड की वजह से हार्ट अगर किसी और चीजें से टकराएगा, टच हो जाएगा, पर लेकिन उस उन दोनों में फ्लूइड आएगा। फ्लूइड की वजह से क्या होगा, वो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन यानी कैसे एक चीज दूसरी की चीज के ऊपर टच हो जाती है तो या चली जाती है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से दोनों में से एक को डैमेज हो सकता है। लेकिन फ्लूइड की वजह से वो आसानी से उधर से जैसे वायर लगाते हैं ना व्हीकल में वगैरह, उससे क्या होता है आवाज कम आ जाती है या फ्रिक्शन नहीं होता। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर स्लाइडली मूव करेंगे, उसकी वजह से दोनों को तकलीफ नहीं होगी। ये फ्लूइड बहुत ही हेल्प करता है हार्ट को प्रोटेक्ट करने में। तो ये हार्ट के आसपास सब जगह क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड की वजह से हमारा हार्ट ऑलवेज सेव रहता है, सेफ रहता है। तो इस तरह हार्ट के 4 चैम्बर होने के बाद कंपार्टमेंट, जिसको हम एट्रियम वेंट्रिकल बोलते हैं, जिसमें इम्प्योर ब्लड आके प्योर ब्लड जाता है, और आर्टरीज, बहुत सारी आर्टरीज होती है। ये जो दिख रहे हैं ना, जो एरो दिख रहा है वो इम्प्योर ब्लड लेके आता है। राइट एरो जो बाहर एरो निकल रहा है वो प्योर ब्लड लेके जाता है। तो इसमें आर्टरीज और वेन्स होते हैं। जो आर्टरीज होती है वो थिक होती है, और वेन जो होती है थिन होती है। तो ये वेन इम्प्योर ब्लड लेके आती है, आर्टरी प्योर ब्लड ले जाती है। तो इस तरह ये आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में वही हमें डिस्कस करना है, तो उसमें हो जाएगा। पर लेकिन अभी तक हार्ट के लिए हार्ट के फंक्शन समझो क्या करना है। हार्ट जो होता है, हार्ट मेन फंक्शन हमारे बॉडी में करता है, जिसकी वजह से इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट होकर पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाता है, इसलिए हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह हार्ट का फंक्शन और हार्ट का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ये देखो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर में नाम है उनके, जो पार्ट्स होते हैं या पाइप होते हैं या जो कंपार्टमेंट होते हैं उसके। तो इस तरह हम हार्ट की डायग्राम अच्छे से देख के हार्ट का स्ट्रक्चर निकाल के हार्ट की प्रैक्टिस करके ड्रॉ करके हम हार्ट आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरह हमने हार्ट एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक यू।